पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ी थी, लेकिन हम इस चैप्टर में मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस पढ़ेंगे। ये चैप्टर मेनली मैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स से पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं हेरिडेरी क्रेन से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो इस चैप्टर के जो गोल्स हैं उसमें एक ये है कि अगर आपके पास 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन है तो फिर हम पाथ ऑफ द बॉडी को यूज़ करके वेलोसिटी कैसे मालूम करें, एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करें। इसके अलावा हम 2 डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बॉडी की वेलोसिटी को डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट से भी देखेंगे। जब हम लोगों ने 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ी तो वहाँ पे हम बॉडी की मोशन अलोंग अ लाइन देखते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव नहीं करती। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट या बेसबॉल बैट से एक बॉल को हिट करें तो वो कहाँ लैंड करेगी, या अगर एक साइकिलिस्ट है वो एक कर्व के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्या उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है। और इसके अलावा डिफरेंट सिचुएशंस, तो उनको हम 1 डायमेंशनल मोशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें 1 डायमेंशनल मोशन को 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करना होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रस्सी है और इस रस्सी पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक मक्खी, और इस मक्खी को हम कंस्ट्रेंट करें, इस मक्खी को हम ये फोर्स करें कि आपने इसी स्ट्रिंग के अलोंग रहना है, तो या तो ये आगे जा सकती है या पीछे आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको लेबल करूं x, ये ओरिजिन हो और ये x है, तो जब ये आगे पीछे मूव करेगी तो x की वैल्यू चेंज होगी। तो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर हम एक मक्खी को कंस्ट्रेंट कर दें एक प्लेन में, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है या एक वॉल है, और हम मक्खी को बोलेंगे भाई तुमने इस वॉल से नहीं हटना, तो मक्खी इस तरफ जा सकती है, इस तरफ जा सकती है, इस तरफ जा सकती है। तो अब ये जो मक्खी की मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन, और ये जो 2 डायमेंशनल मोशन होती है ये किसी प्लेन में होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको लेबल करूं x तो और इसको लेबल करूं y, तो ये xy प्लेन हो सकती है, इस तरह xz प्लेन हो सकती है, इस तरह yz प्लेन हो सकती है। और अगर हम मक्खी को रूम में छोड़ दें, स्पेस में छोड़ दें, तो उसकी जो मोशन होगी वो 3 डायमेंशनल मोशन होगी। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा ओरिजिन है, ये x है, ये y है और ये z है, तो अब जो मक्खी है जब वो मूव करेगी तो x की कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन है। तो एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि हम लोग जब तक पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन में, तो वहाँ पे ये हमेशा ट्रू होगी, लेकिन इन जनरल ये बात हमेशा ट्रू नहीं होगी। और वो ये है कि जब हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन को डील करते हैं तो हम हर डायरेक्शन को इंडिपेंडेंट ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी हम स्टडी कर रहे होंगे उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी है, मक्खी है फॉर एग्जांपल, और ये 2 डायमेंशन में मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो उसको हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो x और y कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इस तरह अगर 3 डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं तो वो तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट डील होंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। ओके, अब हम पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको 3 डायमेंशन में देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये हमारा x है और ये y है और ये z है और ये ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ xy प्लेन पे, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ फॉर एग्जांपल z एक्सिस के ऊपर, तो ये जो आपके पास होगा ये होगा xi, ये एक वेक्टर है। ये जो हमारे पास होगा, ये क्योंकि अलोंग y है तो ये होगा yj जो कि एक वेक्टर होगा, और ये जो डायरेक्शन है ये अलोंग z है, तो ये आपके पास zk हो जाएगी। तो आप हेड टू टेल रूल यूज करें तो xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारे पास एक वेक्टर होगा जो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा। तो ये जो हमारे पास होगा यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर, ये होगा r, और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। तो इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपली x y z कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं,
या इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके आप आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये और ये इक्विवेलेंट हैं। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका आ गया। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहें तो वेक्टर वाले चैप्टर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, दिया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आपको एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू पता हो तो आप आर मालूम कर सकते हैं, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, बल्कि डिस्टेंस का मतलब सिंपली ये है कि हाउ फार दिस पॉइंट इज फ्रॉम द ओरिजिन। ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पी से लेकर ओ तक का ये डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहूँ कि इस पॉइंट 3, 4 के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉइंट पी है, इसके लिए जो एक्स की वैल्यू है वो आपको नज़र आ रहा है कि 3 है, और जो वाई की वैल्यू है वो 4 है। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 3i, और ये हमारे पास आ जाएगा 4j, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है r, जो कि पोजीशन वेक्टर है। तो r को आप लिख सकते हैं 3i प्लस 4j। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए आप ऊपर फॉर्मूला देखें, वो था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वहाँ 3 डायमेंशंस में हम पॉइंट को देख रहे थे, यहाँ पे एक प्लेन में पॉइंट को देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 स्क्वायर, और अगर आप इसको करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 9 25, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 और ये 4 सेंटीमीटर्स में है तो ये r भी सेंटीमीटर में होगा, एंड सो ऑन। अगला जो पॉइंट है वो -3, 4 है। एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू माइनस, ये दोनों नेगेटिव का मतलब है हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3i, और ये हमारे पास हो जाएगा -4j, और ये हमारा आ जाएगा पोजीशन वेक्टर r, जो कि हो जाएगा -3i -4j। और इसकी मैग्नीट्यूड अगर मालूम करना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, और ये 5 आ जाएगी अगेन। तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से उतना ही दूर है जितना कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन से, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर अलग है और ये पोजीशन वेक्टर अलग है, ये पॉइंट अलग है, इसकी पोजीशन अलग है, और ये पॉइंट अलग है, इसकी पोजीशन अलग है। इस तरह अगर आप -2, 1, 4 को देखना चाहें तो आप इसको ड्रॉ कीजिएगा इस तरह से 3 डायमेंशंस में। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने x, इसको y और इसको z बोला हुआ है, और मैंने जो है इसको x, इसको y, इसको z बोला हुआ है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से वाले एक्सिस को क्या लें, सिर्फ यहाँ पे राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो होना चाहिए, यानी कि i क्रॉस j करें तो k आना चाहिए। तो राइट हैंडेड सिस्टम होता है i क्रॉस j इक्वल्स k, जहाँ पे ट्रू हो। तो अगर आप देखें यहाँ i क्रॉस j k के इक्वल होगा, और यहाँ पे भी जो होगा i क्रॉस j k के इक्वल होगा। ओके, तो अगर हम बात करें पोजीशन की, तो मैंने पहले जैसे 1 डायमेंशन में बताया था कि पोजीशन किसी पॉइंट की यूनिक नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओरिजिन ले लूँ इस पॉइंट के बजाय, तो अब ये जो पॉइंट होगा इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो डिफरेंट होगा। अगर मेरा ओरिजिन यहाँ पे आ जाए तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो डिफरेंट होगा। तो पोजीशन जो है किसी पॉइंट की यूनिक नहीं होती, उससे रिलेटेड पोजीशन वेक्टर यूनिक नहीं होता, डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स के लिए डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो यूनिक होता है। तो डायरेक्ट से इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करने के बजाय हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, जहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को भी देख लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो आप लोगों ने जिस तरह से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, वो होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पार्टिकल है, वो इस तरह से मंडलाता हुआ आ रहा है, और हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं। तो पॉइंट P1 जो है उसके लिए पोजीशन वेक्टर R1 होगा, और पॉइंट P2 के लिए पोजीशन वेक्टर R2 होगा। तो अब अगर पॉइंट P1 से P2 के दरमियान डिस्प्लेसमेंट देखना है तो एक वेक्टर को P1 से तो एक वेक्टर ड्रॉ करें P1 से P2 की तरफ, और ये जो हमारे पास P1 P2 वेक्टर होगा डेल्टा R होगा। तो अगर आप हेड टू टेल रूल यूज करें, R1 में डेल्टा R यूज करें तो R2 आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर की निशानी होती है कि टेल से टेल मिली होनी चाहिए और हेड से हेड मिला होना चाहिए। तो R2 जो है इट्स द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड डेल्टा R। तो R1 में अगर डेल्टा R ऐड करें तो आपके पास R2 आ रहा है। तो यहाँ से डेल्टा R क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो ये जो R2 माइनस R1 है, ये डेल्टा R है, ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2।
और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस ओरिजिन। अगर ये आप ओरिजिन यहाँ के बजाय यहाँ ड्रॉ कर दें तो R1 और R2 दोनों अलग अलग तो होंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा R जो होगा वो सेम रहेगा। अब अगर हम चेंज इन पोजीशन की बात करें, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करें, तो ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और ये जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। अगर ये पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल यहाँ और यहाँ के दरमियान ऐसा पाथ फॉलो करता है या ऐसा पाथ फॉलो करता है, किसी तरह का भी पाथ फॉलो करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा और जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, दरमियान का पाथ क्या है। ये जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो उस पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करना चाहें तो पॉइंट P2 को P1 के करीब और करीब करें, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। तो पॉइंट P2 को P1 के करीब करें और उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा डेल्टा T वो भी कम होता जाएगा। अगर आप डेल्टा R ओवर डेल्टा T का रेशो लें और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें सच दैट कि डेल्टा T अप्रोचेस 0, तो ये जो हमारे पास रेशो होगा ये एक खास वैल्यू को अप्रोच करेगा और ये जो खास वैल्यू होगी ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेल्टा आर क्या है? चेंज इन पोजीशन या चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और डेल्टा टी को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। और ये किसके इक्वल होता है? इट इक्वल्स द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये सिंपली वेलोसिटी होती है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास r होता है, अगर आप याद करें तो होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमने अभी देखा कि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और हमें पता है कि जो r होता है वो क्या होता है xi प्लस वाई जे प्लस जी के। तो हमारा जो डेरिवेटिव है लीनियर ऑपरेटर है, ये तीनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। तो ये dx dt आ जाएगा, i कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो इसको पहले लिखने के बजाय इधर ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह ये डेरिवेटिव इस y के ऊपर भी अप्लाई होगा और सिमिलरली ये जो डेरिवेटिव है वो इस z के ऊपर भी अप्लाई होगा। और अगर आप वन डायमेंशनल मोशन में याद करें तो dx dt क्या होता था? ये होता था वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट। ये dy dt क्या होता था? ये होता था वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट। और dz dt क्या होता था? ये वेलोसिटी का z कॉम्पोनेंट। तो इस तरह से अगर आपको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट पता हो, आप इनको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में ज्वाइन करके आप वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। ये vx, vy, vz इंडिपेंडेंट ट्रीट होंगे। और अगर आपको वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है दिस विल गिव यू स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मोशन टू डायमेंशंस में है, टू डायमेंशनल मोशन में ये एक पाथ है और किसी एक पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, ये इसका x कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट होगा। तो वेलोसिटी का x डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा इस पॉइंट पे वो अल्फा। तो अगर इस अल्फा को मालूम करना हो तो आपको पता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस केस में परपेंडिकुलर vy होगा, बेस vx होगा। तो vy ओवर vx और अल्फा मालूम करने के लिए tan वहाँ जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। और जब भी आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो इट विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू द पाथ। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा अलोंग द टेंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अगर ये पाथ है इस तरह से तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। और टू डायमेंशन में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर 3i माइनस 2j। यहाँ पे -2 है तो -2 का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो बॉडी की y डायरेक्शन में वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव y एक्सिस है। तो इसको अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी की वैल्यू थी और यहाँ पर 3i का मतलब ये वाला वेक्टर है और -2j का मतलब ये वाला वेक्टर है। सारी सी बात है, ये उस केस में है कि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, पॉजिटिव x, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव y माने, तो अगर मैं इन दोनों को वेक्टर वाइज तरीके से ज्वाइन करूं तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाला वेक्टर v इक्वल्स 3i माइनस 2j। यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी। अगर बॉडी कोई पाथ इस तरह से फॉलो करता हुआ आ रहा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी।
इस तरह अगर i + 3j - 4k ड्रॉ करना है किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है और ये पॉजिटिव z है, इस तरह से अगर हम डायरेक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पे अलोंग x वैल्यू जो है वो i है। तो फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं तो ये i है। तो +3j, तो फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपके पास +3j, और उसके बाद है -4k। तो -4k का मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग होगा -4k। अब आप इन तीनों को कंबाइन करें तो फॉर एग्जाम्पल ये 3j इसके ऊपर रखें और -4k फिर इसके ऊपर रखें, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया 3j और यहाँ पे आ गया -4k। तो अब ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी i + 3j - 4k। तो इस तरह अगर किसी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी बताई गई है इन टर्म्स ऑफ दिस कंपोनेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है। तो इन चीज़ों को कंक्रीट फॉर्म में देखने के लिए हम एग्जांपल करते हैं, यूनिवर्सिटी फिजिक्स की है, कैलकुलेट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले हम स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोबोटिक व्हीकल और रोवर इज एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ द मार्स एंड द स्टेशनरी मार्स लैंडर इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो ये इसका क्या मतलब है, इसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। ये हमारे पास होता है मार्स लैंडर। तो ये देखें, ये जाके यहाँ पे मार्स की सरफेस पे लैंड कर रहा है, और ये कहलाता है मार्स रोवर। ये उधर उधर रोविंग कर सकता है, आवारागर्दी कर सकता है। तो जो स्टेशनरी मार्स लैंडर है इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है, और जो रोवर है ये सरफेस पे मूव कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये x है और ये y है, तो ये एक्स वाई प्लेन में ये सरफेस है और इसके ऊपर जो रोवर है वो इधर उधर मूव कर रहा है। और कह रहे हैं कि एंड द सराउंडिंग मार्शियन सरफेस, ये जो मार्स की सरफेस है लाइज इन एक्स वाई प्लेन, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। द रोवर विच वी रिप्रेजेंट एज अ पॉइंट हैज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दैट वेरी विद टाइम। तो किसी ने रोवर की मोशन को एनालाइज किया और देखा कि उसके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस तरह से वेरी कर रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो x है t के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे t² आ रहा है, और y में यहाँ पे भी t आ रहा है और यहाँ पे भी t आ रहा है। तो अगर मैं टाइम t = 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू 2 मीटर आ जाएगी, क्योंकि ये टर्म गायब हो जाएगी। और यहाँ पे t 0 पुट करूँ और यहाँ पे t 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यानी कि जब रोवर टाइम t = 0 पे हमने देखा तो उस वक्त x की वैल्यू जो है वो 2 मीटर थी और y की वैल्यू थी वो 0। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये x है और ये y है, और ये x की वैल्यू 1 है और ये x की वैल्यू 2 है, ये y की वैल्यू 1 है और ये y की वैल्यू 2 है। तो टाइम t = 0 पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। तो टाइम t = 0 पर जो रोवर होगा वो यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट से जो रोवर है वो अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है। एक दो चीज़ें और नोट कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि जैसे जैसे t बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगी, जब ये टर्म बढ़ेगी तो 2 में से कुछ माइनस होगा, इसका मतलब है जैसे जैसे t बढ़ेगा तो x की वैल्यू कम हो रही होगी। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ प्लस है और ये जो टर्म है ये भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बॉडी मूव कर रहा होगा तो उसके लिए x की वैल्यू कम होगी, यानी डेल्टा x क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और इसमें डेल्टा y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रोवर्स कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लैंडर एट टाइम t = 2.0 सेकेंड। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करें कब, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया। तो यहाँ t की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ t की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ t की जगह 2 पुट करेंगे। तो जब ये t की जगह 2 पुट करेंगे तो आप देखें यहाँ पे सॉल्व हुआ है, t की जगह 2 पुट करने पर x की वैल्यू 1 आ गई। देखें पहले टाइम t = 0 पर x की वैल्यू कितनी थी, 2, क्योंकि ये वाली टर्म 0 थी। अब 2 सेकंड गुजरने के बाद x की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो पहले टाइम t = 0 पर x की वैल्यू 2 थी, अब टाइम t = 2 पर x की वैल्यू 1 हो गई। तो आप देखेंगे x की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसके अलावा जब हम t = 0 पुट कर रहे थे तो y की वैल्यू क्या आई थी, 0, क्योंकि t की जगह 0 आ रहा था। और अब देखिए यहाँ पे जब t की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 2.2 हो गई, यानी कि y की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड गुजरने के बाद x की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 2 है। टाइम t = 0 पर x की वैल्यू 2 थी, अब x की वैल्यू 1 हो गई है और y की वैल्यू 2.2 हो गई। तो फॉर एग्जांपल ये y की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2.2 हो जाएगा। और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे x और y को, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.2। इसका मतलब है जो रोवर है, अगर ये x है और ये y है, ये एक्स वाई प्लेन में जब मूव करते हुए 2 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचा है, तो ये ओरिजिन से कितना दूर है।
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर मालूम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, r इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 2 सेकेंड के बाद x की वैल्यू कितनी है 1 और 2 सेकेंड के बाद y की वैल्यू कितनी है 2.2। तो 2 सेकेंड के बाद डिस्टेंस ऑफ द रोवर फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.2 पर गए 2.4 मीटर। इसका मतलब ये ओरिजिन से 2.4 मीटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोवर ने 2.4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, नहीं, वो डिस्टेंस कवर करना इज समथिंग डिफरेंट और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है ये डिफरेंट है, यानी ओरिजिन से कितना दूर है। तो इस तरह से हमने पहला पार्ट मालूम किया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड द रोवर्स डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी वेक्टर्स फॉर द इंटरवल t इज इक्वल टू 0.0 सेकेंड टू 2.0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वन डायमेंशनल केस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था अलोंग x x2 माइनस x1 और 3 डायमेंशनल केस में क्या होगा, डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। यहाँ r2 टाइम t इज इक्वल टू 2 का पोजीशन वेक्टर है और r1 r0 होगा जो टाइम t इज इक्वल टू 0 का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ डेल्टा r हो जाएगा r2 माइनस r0। तो अब r क्या होता है, r जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है xi प्लस yj। अब x क्या था, x ये था, ऊपर आपको गिवन है डेटा में, और y क्या था, y ये था। तो x की वैल्यू को यहाँ पुट करें और y की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो आपके पास r ये हो जाएगा 2.0 मीटर माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t स्क्वायर i, और ये y की वैल्यू है साथ में j आ जाएगा। अब r0 मालूम करना है टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ जो t है इसकी जगह 0 पुट कर दें। जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो खाली रह जाएगा 2, और यहाँ भी t की जगह 0 पुट करें, यहाँ भी t की जगह 0 पुट करें तो ये दोनों 0 जाएंगे तो खाली रह जाएगा 0.0 खाली 0 और ये j आ जाएगा। तो ये r0 आ गया। और टाइम t इक्वल टू 2 पर r2 क्या होगा, तो उसके लिए आपको टाइम t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू चाहिए और टाइम t इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू चाहिए, और ये हम यहाँ मालूम कर चुके हैं कि टाइम t इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2.2 है। तो x की जगह 1.0 आ गया और y की जगह 2.2 आ गया। तो ये r का फॉर्मूला क्या था, xi प्लस yj, और ये r2 के लिए x2 की वैल्यू आ गई और ये y2 की वैल्यू हो गई जो कि हमने यहाँ मालूम की हुई थी। आप यहाँ पे t की जगह 2 और यहाँ पे t की जगह 2 और यहाँ पे t की जगह 2 भी पुट कर सकते हैं, लंबा काम हो जाएगा क्योंकि हमने x2 और y2 ऑलरेडी मालूम किए हुए हैं। तो अब r2 भी आ गया और r0 भी आ गया। r0 का मतलब है टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r2 माइनस r0 इस केस में जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, यानी कि R2 ये है और R0 ये है, जिसमें 2i लिखा हुआ है, 0.0j नहीं लिखा हुआ। तो अब x में से x माइनस होगा तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, और 2 माइनस 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 माइनस 2.2 ही रह जाएगा। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये जो डेल्टा r आ रहा है ये बेसिकली आ रहा है डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 पर x कितना था 2, टाइम t इक्वल टू 2 पे x कितना था 1, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये x2 है ये x1 है, तो 1 माइनस 2 कितना आ गया -1, यानी कि डेल्टा x कितना आया -1, जो कि आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है। और डेल्टा y y2 ये रहा, y1 ये रहा, तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 2.2 में से 0 माइनस हो जाएगा तो 2.2 आ गया। तो डेल्टा y पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा x नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग दिस इंटरवल द रोवर मूव्स 1.0 मीटर इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड 2.2 मीटर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है इसका मतलब बॉडी उस डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रही है जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव माना हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के बाद एवरेज वेलोसिटी मालूम करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब 3 डायमेंशनल केस में चेंज पोजीशन डेल्टा आर है और डेल्टा आर ये हमने मालूम किया है। इसको जब डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा आर जब -1.0 मीटर आई प्लस 2.2 मीटर j डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो टाइम इंटरवल है 2.0 सेकेंड माइनस 0.0 सेकेंड। तो ये 2.0 सेकेंड में से 0.0 सेकेंड क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि टाइम हमें बताया गया था कि 0 से 2 सेकेंड के दौरान आप एवरेज वेलोसिटी मालूम करें। अब 2.0 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा 2.0, और 1.0 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 2.2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1.0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और जब 2.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी अलोंग x नेगेटिव है और एवरेज वेलोसिटी अलोंग y पॉजिटिव है, और ये ऑब्वियस है क्योंकि आप लोगों ने ऊपर देखा कि डेल्टा x नेगेटिव है, और नेगेटिव का क्या मतलब है, बॉडी अलोंग नेगेटिव x मूव कर रहा है। तो अगर बॉडी अलोंग नेगेटिव x ओवरऑल मूव कर रहा है तो ओवरऑल जो एवरेज वेलोसिटी है वो माइनस आ रही है, और जो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी अलोंग
वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव आ रही है। अच्छा, अब ये -0.5 क्यों आ रहा है? तो देखें डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम का था, 2 सेकंड का। तो अगर 2 सेकंड में -1.0 मीटर है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा सर? इसका आधा हो जाएगा, तो वो -0.5 आ रहा है। और 2.2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.1। तो इसका मतलब है 1 सेकंड में ऑन एवरेज 0.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और 1.1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो ये जो हमारे पास है -0.5, ये एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, और ये 1.1 एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एवरेज वेलोसिटी, आपके पास वेलोसिटी होती थी vxi प्लस vyj, तो इस तरह जो एवरेज वेलोसिटी होगी ओवरऑल, वो एवरेज वेलोसिटी अलोंग x और एवरेज वेलोसिटी अलोंग y का वेक्टर सम होगी, और आप इन दोनों को इंडिपेंडेंट ट्रीट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। ओके, तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या मालूम करना है। थर्ड पार्ट, सी पार्ट में, फाइंड द जर्नल एक्सप्रेशन ऑफ रोवर्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें जर्नल एक्सप्रेशन मालूम करनी है वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vxi प्लस vyj। तो vx कहाँ से आएगा? x का डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और vy कहाँ से आएगा? y का डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो हम इनका डेरिवेटिव लेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और फिर कहते हैं कि एक्सप्रेस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड इन कंपोनेंट फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपने वेलोसिटी मालूम करनी है t 2.0 सेकेंड फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में, और फिर इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है। तो वेलोसिटी की जनरल एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें vx और vy मालूम करते हैं। ओके, तो आपके पास x क्या था? आपके पास था 2.0 मीटर माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लें तो 2.0 मीटर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है, और जो 0.25 है ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2.3 आ जाएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी, और ये जो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम करना हो तो d/dt ऑफ y करना पड़ेगा। और अब अगर आपको याद हो ऊपर से कि y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल था, तो वो आपके पास इक्वल था इस वैल्यू के। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1.0 मीटर पर सेकेंड तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 0.025 मीटर पर सेकेंड क्यूब्ड, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.0 मीटर पर सेकेंड, और 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0.075 मीटर पर सेकेंड क्यूब, और ये t स्क्वायर आ जाएगा, और ये vy आ गया। अब ओवरऑल वेलोसिटी क्या होती है? vxi प्लस vyj। तो vx की जगह यह आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है, और यहाँ पे मैं एक नेगेटिव भूल गया। तो ये आपके पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपके पास ये, तो वो वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये आ गया। इस तरह से हम लोगों ने क्या मालूम की? जर्नल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। क्यों जर्नल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी? क्योंकि किसी भी टाइम को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में करते हैं। तो vx हमारे पास था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t। अब t की जगह अगर आप 2.0 सेकेंड पुट करेंगे और उस 2 को -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास v2x की वैल्यू आ जाएगी -1.0 मीटर पर सेकेंड। और ये आपके पास vy था, टाइम की जगह 2.0 पुट करेंगे तो आपके पास v2y आ जाएगा। यहाँ पे तो t है ही नहीं, तो 1.0 मीटर पर सेकेंड वैसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे t की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को 0.075 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, और 1 को 0.3 में ऐड करेंगे तो 1.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपके पास जो v2x है -1.0 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ नजर आ रहा है, और v2y 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी की वैल्यू 1.3 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ नजर आ रही। ओके, तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आ गया। अब मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो v2x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस v2y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। v2x की जगह -0.1 आ जाएगा, v2y की जगह 1.3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर करने के बाद ऐड करने के बाद तो 1.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये आपके पास आ गई टाइम t इक्वल टू 2 पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ओके, अब एक दो चीजें नोट करें। आपके पास 2 सेकेंड बाद जो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आ रही थी, उसका जो x कंपोनेंट था -0.5 था, और जो y कंपोनेंट था 1.1 था।
लेकिन टाइम t इक्वल टू 2.0 सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट है वो -1.0 है और जो y कॉम्पोनेंट है 1.3 है। तो जैसा कि मैंने चैप्टर 2 में बताया था कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं इन जर्नल। यहाँ पे भी ये इसी की एक डिपिक्शन है। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ एवरेज वेलोसिटीज की वैल्यूज अलग है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी अलग है। ओके, अगर हमें डायरेक्शन मालूम करनी है तो आप लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है vy डिवाइड बाय vx। तो अल्फा मालूम करने के लिए हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स vy ओवर vx। vy की जगह अभी आपने मालूम किया है यहाँ पे 1.3 और vx की जगह आपके पास आ रहे हैं -1.0। और जब आप ये दोनों मीटर पर सेकेंड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा -52 डिग्री। तो अगर मैं इसको XY प्लेन में ड्रॉ करूं तो अगर आप देखें तो v2x की वैल्यू आ रही थी माइनस में आ रही थी, नेगेटिव में आ रही थी, तो आपके पास v2x नेगेटिव में आ रहा था। लेकिन जो v2y आ रहा था वो पॉजिटिव वैल्यू थी, वो थी 1.3 पॉजिटिव वैल्यू थी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मेरे पास जो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ होगा वो इधर ड्रॉ होगा। तो आप लोगों ने एंगल देखा है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस और वो -52 आया है ये इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हम यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना चाहते हैं तो हमें इसमें 180 ऐड करना पड़ेगा। जब इसमें -52 में 180 ऐड करेंगे तो 128 डिग्री आ जाएगा। तो ये 128 डिग्री इज द एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, अब ओवरऑल अगर आप देखें तो आप लोगों ने यहाँ पे ये मालूम किया कि बॉडी 2 सेकेंड के बाद कहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है और उसकी डायरेक्शन कितनी है। यही काम आप 1 सेकेंड पे भी मालूम कर सकते हैं और यही काम आप टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाला काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मालूम करें पोजीशन की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन मालूम करें तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देखें हमने 2 सेकेंड पे मालूम किया तो एंगल जो अल्फा आ रहा है v2 का टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद वो 128 आ रहा है। इसके अलावा हमने पोजीशन मालूम की थी, अगर आप याद करें तो x की वैल्यू जो थी वो 1 थी और जो y की वैल्यू थी वो 2.2 थी। तो यहाँ पे ये 2 है, ये 2.5 है, यहाँ पे 2.2 आ रहा होगा और ये 1 आ रहा है। टाइम t इक्वल टू 1.0 सेकंड पे अगर आप पोजीशन मालूम करेंगे, वेलोसिटी मालूम करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट है। टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पे हमने देखा भी था कि x की वैल्यू जो थी 2.0 थी और y की वैल्यू थी 0। तो ये टाइम t इक्वल टू 0 पर बॉडी के लिए पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर r0 और ये उसकी वेलोसिटी अगर देखेंगे और इसी तरह से एंगल मालूम करेंगे जैसे हमने टाइम t इक्वल टू 2.0 सेकंड के लिए किया तो आपके पास v0 आएगा। तो ये जो आप लोगों को डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये रोवर का पाथ है और ये जो पाथ के किसी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी देखनी है उसकी आप डायरेक्शन मालूम करेंगे तो इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। तो ये हमेशा ये बात ट्रू है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक नंबर 1 किसी भी टाइम पे रोवर कहाँ पे है तो वो पोजीशन वेक्टर से पता चलेगा और नंबर 2 उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी में दोनों चीज़ आती हैं, एक मैग्नीट्यूड आती है और दूसरी डायरेक्शन आती है। तो हमने मैग्नीट्यूड मालूम की, वेलोसिटी की और उसकी डायरेक्शन मालूम की। ओके, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी है और वो कितना चेंज हो रही है तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। और जैसा कि हमने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वहां पे हम लोगों ने एक्स कंपोनेंट की बात की थी चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पे अब टोटल वेलोसिटी की बात होगी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ओके, तो एक्सेलरेशन की हमेशा वही डायरेक्शन होती है कि जो डेल्टा v की चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और आपको पता है कि जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। तो अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज करें वेलोसिटी की, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू अभी 2 है, फिर फॉर एग्जांपल 4 हो गई, फिर फॉर एग्जांपल 9 हो गई, लेकिन डायरेक्शन अभी भी इधर है, अभी भी इधर है, अभी भी इधर है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो आपके पास एक्सेलरेशन होगा। ओके, अगर आप लोग जो है मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करें, फॉर एग्जांपल एक बॉडी एक कर्व के अलाउंग मूव कर रहा है और यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 5 है, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 5 है, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 5 है, तो आपको मैंने अभी बताया था कि किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग द टेंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देखें, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है और ये डायरेक्शन अलग है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन वैल्यू देखें यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि एक बॉडी जब एक कर्व के अलाउंग मूव कर रही है और उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। तो अब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगी
तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तब भी एक्सेलरेशन होगा। और अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, फॉर एग्जांपल एक बॉडी अराउंड द कर्व मूव कर रही है, पहले वेलोसिटी की वैल्यू 5 है, फिर 8 हो गई, फिर 13 हो गई, तो अब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो अब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी तरह से भी चेंज हो तो एक्सेलरेशन हमेशा होगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक कार है और ये एक पॉइंट के तौर पर ट्रीट की जा रही है, ये पॉइंट है जो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग द टेंजेंट है। ये टेंजेंट के बारे में एक बात मजीद मैं कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये गाड़ी कर्व कर रही है तो उसकी वजह क्या है कि फ्रिक्शन। अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होती तो बॉडी वाकई में इसी डायरेक्शन में जाती, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही है, उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन का जो कॉज है वो फोर्स है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें किसी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, और यहाँ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का मैं कैसे पता चला, यहाँ एरो छोटा हो गया, और डायरेक्शन यहाँ देखें इस तरफ है और यहाँ डायरेक्शन देखें इस तरफ है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड की वजह से भी है और डायरेक्शन की वजह से भी है। अब इसको थोड़ा सा मजीद एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये v1 है और ये v2 है। अगर हम ये देखना है कि कितना चेंज हो रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी v2 को उठा के इसके टेल के ऊपर रखें। जब वेलोसिटी v2 को उठा के v1 की टेल पे रखेंगे तो ये v1 को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और v2 को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये देखें इसके पैरेलल इसको मूव किया हुआ है और इसके पैरेलल इसको मूव किया हुआ है। तो अब आप ये देखेंगे कि v1 के हेड को v2 के हेड से ज्वाइन करें। तो ये जब हेड से ज्वाइन करेंगे तो इससे पता चलेगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज है। फॉर एग्जांपल अगर शुरू में वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होती और ये मैग्नीट्यूड होती, और फिर दोबारा से वेलोसिटी की यही मैग्नीट्यूड होती और यही डायरेक्शन होती, ना वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती ना डायरेक्शन चेंज होती। अब आप क्या करते हैं, इसी तरह के दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, दोनों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे ड्रॉ करें और इसी के ऊपर इसको भी ड्रॉ कर दें, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ करें, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि इनके हेड में कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि ना मैग्नीट्यूड चेंज हुई है ना डायरेक्शन चेंज हुई है, तो इनके हेड्स में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अगर आपने क्वालिटेटिवली ये देखना है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही, तो आप v1 और v2 के टेल्स को ज्वाइन कर दें, फिर आप देखेंगे क्या दोनों के हेड्स में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये v1 है और ये डेल्टा v है, हेड टू टेल रूल यूज करें, v1 को डेल्टा v में ऐड करें तो v2 आना चाहिए। तो यहाँ से v1 प्लस डेल्टा v v2 आ रहा है। तो यहाँ से हमें नजर आया कि v1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाए तो डेल्टा v v2 माइनस v1 है। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो यहाँ पार्टिकल यहाँ पे है और फिर पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये दो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं ये दूर दूर हैं। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा v आ रहा है ये इन दो पॉइंट्स पे वेलोसिटीज का डिफरेंस है, और जब इस डेल्टा v को टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो एवरेज एक्सेलरेशन होगा क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स। ओके, तो ये डेल्टा v की ये डायरेक्शन है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, अगर मैं एवरेज की बात करूं, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। डेल्टा t यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t आ जाएगा। अब ये डेल्टा t जो है वो स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो एवरेज एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हुई है, वो इतनी चेंज हुई है, तो ये डेल्टा v की डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उतनी ही होगी। अब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो डेल्टा v की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारे पास डेल्टा v की वैल्यू कितनी है और टाइम इंटरवल आप कितना ले रहे हैं, यानी कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान टाइम डिफरेंस कितना है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है और जो चेंज इन वेलोसिटी है दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था आमतौर पर ये होता है कि पहले एक्सेलरेशन होता है और बाद में वेलोसिटी का चेंज होता है। तो एक्चुअली जिस डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन होगा डेल्टा v भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये बातें आगे भी एक्सप्लेन होंगी। इस तरह हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल को कम करें सच दैट p2 p1 के करीब और करीब और करीब होता जाए कि लिमिट अप्लाई करें डेल्टा t अप्रोचेस 0, तो उस वक्त जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिट ऑफ दिस रेशियो एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। ओके, तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो अगर हम ये, आपको पता है कैलकुलस में जब ये लिमिट लेते हैं तो ये चीज़ बन जाती है डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो पहले की तरह जैसे कि हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए किया था, अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है v इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स vxi प्लस vyj प्लस vzk। तो ये जो डेरिवेटिव है लीनियर ऑपरेटर है, सबके ऊपर अलग अलग आ जाएगा। तो dvx dt i कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, लेकिन इसको बाद में लिखना अच्छा लगता है। dvy dt j आ जाएगा और dvz dt k आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलेरेशन। dvx dt क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट। अगर आप चैप्टर नंबर 2 में याद करें तो वेलोसिटी के x कंपोनेंट का जब टाइम डेरिवेटिव लेते थे तो एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट आता था। सिमिलरली ये वेलोसिटी के y कंपोनेंट का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये ay आ जाएगा और az आ जाएगा। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। आप अगर इनको इंडिपेंडेंटली मालूम कर लें तो आप a मालूम कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इस a की मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहूँ तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, जैसे कि आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और z कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इस तरह से हैं। अभी क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर a इक्वल 2i माइनस 3j, तो इसका क्या मतलब है। तो अगर मैं a 2 डायमेंशन में देखूँ तो क्या होगा, axi प्लस ayj। अब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट अगर 2 है तो इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि एक तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो अगर ay माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। अब स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में बताया था, एक्सेलरेशन नेगेटिव का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बॉडी स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, उसके लिए और भी कंडीशन देखनी पड़ती हैं। ओके, अब हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक पाथ है बॉडी का तो वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने पे नहीं आता, बल्कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने पे आता है। तो ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि डेल्टा वी की जो डायरेक्शन थी वो अलोंग द टेंजेंट नहीं थी, तो सिमिलरली एक्सेलरेशन भी अलोंग द टेंजेंट नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ें, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट नेसेसरली अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, इट पॉइंट्स टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द टर्न दैट द पार्टिकल इज मेकिंग। तो अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इसके इनसाइड, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इनसाइड ऑफ द कर्व। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इधर हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, इट इज टेंजेंट ओनली व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद सक्सेसिवली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है, यहाँ पे 4 हो गई, तो इस केस में अगर आप वही पुरानी वाली ट्रिक यूज करें कि इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ये है, तो अब अगर आप चेंज इन वेलोसिटी देखें यहाँ पे तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी के हेड को फाइनल वेलोसिटी के हेड से ज्वाइन करें तो ये आपके पास चेंज इन जो वेलोसिटी होगी वो इसी लाइन के अलोंग होगी, इसी पाथ के अलोंग होगी। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ ये बात ट्रू है, when the car accelerates you tend to move inside the car in the direction opposite to the car's acceleration। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कार आगे जा रही है और अचानक ब्रेक लगती है, कार की स्पीड कम होती है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन इस केस में ऑपोजिट होगा, लेकिन आप आगे की तरफ गिरते हैं। इस तरह अगर आप एक कर्व के अलोंग गाड़ी को घुमाएं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होती है, लेकिन आप इस तरफ को गिरते हैं, अगर दरवाजा खुला हो तो आप यहाँ से बाहर गिर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू टेंड टू मूव इनसाइड द कार इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कार एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है आप उसके हमेशा ऑपोजिट मूव करते हैं, और इसका जो ताल्लुक है वो फोर्स से है, वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, अब अगर हम कर्व पाथ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है और चलते ये कर्व पाथ है, ये कोई सड़क है, फॉर एग्जाम्पल इस पर गाड़ी चल रही है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट P1, उसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज पॉइंट P2 अप्रोचेस P1। आपको पता है टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करने के लिए
ये जो पॉइंट है इसको P1 के करीब और करीब और करीब लेके आएंगे। तो पहले आपने क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ V1 की ये डायरेक्शन है और V2 की ये डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये V2 जो है इसकी वैल्यू शायद V1 के करीब बराबर ही हो फॉर एग्जाम्पल, और डेल्टा V की ये डायरेक्शन होगी। तो अगर डेल्टा V की ये डायरेक्शन है तो एक्सीलरेशन की भी, एवरेज एक्सीलरेशन की भी यही डायरेक्शन होगी। अब अगर V2 V1 के करीब होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 10 है और यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 9 है, तो जैसे जैसे ये करीब और करीब और करीब होगा, तो अगर यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 10 है और ये इसके बहुत करीब दूसरा पॉइंट ड्रॉ करें तो वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 10.1 होगी शायद, या 10.001 होगी, या 10.0001 होगी। तो उस केस में अगर ये V1 मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये V2 है, उसको मैं पिंक से ड्रॉ करता हूँ, तो V1 और V2 जस्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे, जस्ट थोड़ा बहुत इनमें डायरेक्शन का डिफरेंस होगा, बहुत मामूली सा डायरेक्शन में डिफरेंस होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल जब छोटा और छोटा और छोटा होगा तो V2 और V1 तकरीबन एक पॉइंट पे जब आएंगे तो इनके जब हेड्स को मिलाएंगे, ये छोटा सा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, एक हेड दूसरे हेड से जब मिलेगा तो ये आप लोगों को इस तरह से डायरेक्शन नजर आएगी। तो उस केस में ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और यही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। इसको टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास यही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो इसी वजह से आपके पास जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा होगा तो एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा पॉइंट्स टू द कनकेव साइड ऑफ द पाथ। तो ये कनकेव साइड है ऑफ द पाथ, तो ये आउटसाइड क्यों नहीं हो सकता एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, क्योंकि आप अगर इसको एनालाइज करें तो आपको पता चलता है कि एक्सीलरेशन की हमेशा वही डायरेक्शन होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा कनकेव साइड पे होगा, यानी इन साइड ऑफ द कर्व होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है, फॉर एग्जांपल शुरू में वेलोसिटी की वैल्यू 5 है और बाद में वेलोसिटी की वैल्यू 7 हो गई है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो उसमें ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो आप अगेन वही हेड टू टेल रूल यूज करें तो आपके पास ये चेंज इन वेलोसिटी आएगी और ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पे आप देखें एक्सीलरेशन जो है वो अलोंग द टेंजेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो उस पाथ के अलोंग है, और ये सिर्फ स्पेशल केस है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और उसमें वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम होती तो डेल्टा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और एक्सीलरेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे और इसको मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। तो उसमें वही लेट्स रिटर्न टू द मोशन ऑफ मार्स रोवर इन एग्जांपल 3.1, find the components of average acceleration for the interval between t is equal to 0.0 second to 2.0 second. Find the components of average acceleration. आपने average acceleration के components मालूम करने हैं, तो उसके लिए हमें velocity की एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने एग्जाम्पल 3.1 में ये velocity की एक्सप्रेशन मालूम की थी, जिसमें ये velocity का x कॉम्पोनेंट था, आई के साथ जो कोफिशिएंट है ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था, और ये हमारे पास वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट था। अब अगर आपको टाइम t इक्वल टू 0 और 2 सेकंड के दरमियान अगर एवरेज एक्सीलरेशन मालूम करना है तो आपको इन दोनों इंस्टेंट्स की वेलोसिटीज पता होना चाहिए। तो पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे देखें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, उसमें t की जगह 0 पुट करें तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये 1.0 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। ओके और अगर टाइम t इक्वल टू 2 की बात करें, ये टाइम t इक्वल टू 0 की बात हुई, टाइम t इक्वल टू 2 के लिए अब यहाँ पे 2 पुट करें। ओके अगर t की जगह यहाँ पे 2 पुट करें, 2 को -0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा टाइम t इक्वल टू 0 पर -1.0 मीटर पर सेकेंड। और vy की जो वैल्यू है उसके लिए यहाँ पे t की जगह 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर करें, 4 जगह 4 को 0.075 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें तो आपके पास 1.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल 3.1 में मालूम किया था। अब आपके पास ये टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं और ये टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। तो अब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ये कितना चेंज हो रहा है, आप चाहें तो उसको v2x कर दें, इसको v0x कर दें, तो -1.0 में से आप 0.0 माइनस करें, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 2.0 -0.0। तो अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए वाई के लिए फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, 1.3 में से माइनस कर दें 1.0 को, टाइम इंटरवल 2.0 माइनस 0.0, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1.3 में से 1 माइनस होगा तो 0.3 आएगा और 0.3 को 2 से डिवाइड करें तो 0.15 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आ गया और ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आ गया। तो ये कह रहे थे फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अब कह रहे हैं फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2.0 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए इस वेलोसिटी के x कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे। जब टाइम डेरिवेटिव लेंगे t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट है तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और वेलोसिटी का y कंपोनेंट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट मिलेगा। ये मैं काम डायरेक्ट कर रहा हूँ। vy हमारे पास है 1.0, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0.075 मीटर पर सेकेंड क्यूब्ड t, 0.075 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2t आ जाएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ay आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड क्यूब्ड t। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है आप यहाँ देखें कि वो ax प्लस ay के इक्वल होगा, और ax अभी हमने मालूम किया है -0.5 और ay मालूम किया है 0.15 मीटर पर सेकेंड क्यूब t। ये ay है और ये j आ गया। तो ये आ गया एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2.0 सेकेंड मालूम करने के लिए आप जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 2 पुट कर दें, और ax जब देखेंगे तो उसमें तो t नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और इसमें जब t की जगह 2 पुट करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो ये ay आ गया और ये ax आ गया। तो इस तरह से ये जो एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड वो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर i प्लस 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर j आ गया। तो ये एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड है। अगर 3 सेकेंड की बात करेंगे तो ये ay की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ax जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम यही रहेगा। और जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है 0.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। और अगर आपने इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम करनी है तो अगेन आप फॉर्मूला यूज करेंगे tan अल्फा या इस केस में tan बीटा इज इक्वल टू ay ओवर ax। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ay ओवर ax। तो जब आप ay और ax देखें तो वो है 0.3, ये ay है आपके पास 0.3 और ax है -0.5, इनको डिवाइड करेंगे तो -31 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो -31 है ये एंगल अगेन होगा विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आपके पास नेगेटिव है और y कंपोनेंट एक्सेलरेशन का पॉजिटिव है, तो ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगा। और अगर ये वाला एंगल देखना हो तो आपको ये 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री में ऐड करेंगे इसमें -31 में तो 149 डिग्री आ जाएगा। तो वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन थी, वो थी 128 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन है, वो है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस 149 डिग्री। तो इन जनरल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ये हमने पहले क्लेम किया था और हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये हम लोगों ने टाइम t इक्वल 2.0 सेकंड पर पिछले वाले पार्ट में वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम की थी और इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम की है और मैग्नीट्यूड मालूम की है। जैसे कि हमने 3.1 में देखा था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं टाइम t इक्वल टू 1.0 सेकंड पे और टाइम t इक्वल टू 0.0 सेकंड पे। इसी तरह से आप इस वाले पार्ट में आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम करें टाइम t इक्वल टू 1.0 सेकंड पे और 0.0 सेकंड पे, तो आप लोगों को ये डायरेक्शन नजर आएंगी। तो ये आप लोग एज एन एक्सरसाइज कीजिएगा। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ax, ay, az, अलग अलग x, y और z कंपोनेंट देखने के बजाय हम क्या करते हैं, जो पाथ होता है उसका हम पाथ के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और पाथ के टेंजेंशियल, पाथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स की शक्ल में देखते हैं और इससे हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। इसीलिए हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो पाथ है, फॉर एग्जांपल ये वाला पाथ, इसमें जो एक्सेलरेशन है फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है, तो ये जो पाथ है इस पाथ में फॉर एग्जांपल जो एक्सेलरेशन है वो किसी इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर एग्जांपल में देखा कि यहाँ एक्सेलरेशन इधर है, यहाँ एक्सेलरेशन इधर है, तो कहीं भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक्सेलरेशन है और आपको ये पता है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, तो वेलोसिटी जो है हमेशा अलोंग द टेंजेंट है। अब आप क्या करें कि इस पाथ के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन आ गई और ये हमारे पास पैरेलल लाइन आ गई। और उसके बाद आप क्या करें कि जो हमारा एक्सेलरेशन है इसके कंपोनेंट्स बनाएं। तो फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन
यहाँ पे इस पैरेलल लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट होगा ये वाला, ये होगा ए परपेंडिकुलर, और ये वाला जो ए का कंपोनेंट होगा ये होगा ए पैरेलल। तो ए पैरेलल की डायरेक्शन है वेलोसिटी के पैरेलल है, और ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब ए पैरेलल क्या करता है, जो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है ये भी वेलोसिटी चेंज करता है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है ये भी वेलोसिटी चेंज करता है। लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, इसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन चेंज करते हैं, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन चेंज करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास एक्सीलरेशन है उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, और एक्सीलरेशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा। अब जो पैरेलल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के इस तरह से अलोंग भी हो सकता है और वो ऑपोजिट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्सीलरेशन क्या है। लेकिन इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बॉडी की सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है v1, और फिर अगले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v2 होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अब कितनी मैग्नीट्यूड चेंज होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, इस v2 को उठा के इस v1 के टेल के ऊपर रखते हैं, तो ये दोनों की टेल्स मिल रही हैं। और अब आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं इस फर्स्ट वाले वेक्टर v1 को v2 के हेड से ज्वाइन करूं, ये जब v2 को हेड से ज्वाइन करूं तो डेल्टा v आएगा। तो इस केस में हमारे पास जो डेल्टा v है वो v1 के पैरेलल है। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी के प्योरली पैरेलल है। तो ये वाला जो एक्सीलरेशन है ये वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा होगा। जो पैरेलल कंपोनेंट है जैसे मैंने आपको बताया था वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें एक्सीलरेशन सिर्फ पैरेलल टू वेलोसिटी है, और उस केस में सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास एक इस तरह की मोशन है जिसमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। और अगर हम किसी एक पॉइंट पे एक्सीलरेशन मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को इस पॉइंट के करीब और करीब और करीब लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो वेक्टर v2 है इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, और ये हमेशा 5 है, यानी जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा 5 है। जब करीब 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 लेके आऊंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा 5 होगी, हमेशा 5 होगी। लेकिन जब v2 v1 के बहुत करीब है उस समय मैंने जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया था, आपके पास जो डायरेक्शन होगी v1 और v2 के हेड्स को जब ज्वाइन करेंगे तो वो इस तरह से होगी, तो ये प्योरली परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखिएगा। तो ये हमारे पास यहाँ जब वेलोसिटी v1 है इसके परपेंडिकुलर अगर चेंज इन वेलोसिटी है, यानी परपेंडिकुलर अगर एक्सीलरेशन है, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन है ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा होगा। तो दो केसेस हो गए। इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये देखें आप, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इस केस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो हम आगे देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन आमतौर पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। अब हम एक जनरल केस लेते हैं जिसमें ये वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, ये वो पाथ है जिसके अलोंग बॉडी मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन देखना चाहते हैं, और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है और एक्सीलरेशन की ये डायरेक्शन है, ये आपको बताई जा रही है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्सीलरेशन ना वेलोसिटी के प्योरली पैरेलल है ना प्योरली परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम इस केस में इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। जब हम इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो एक कंपोनेंट जो होगा ये वाला, ये पैरेलल कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अब जो पैरेलल कंपोनेंट है ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा होगा, और ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। तो इस केस में, ऐसी मोशन में, जब हमारे पास जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो इस परपेंडिकुलर लाइन से अहेड है, आगे है, तो इस केस में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही होगी और डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी। लेकिन हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारा जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो इस नॉर्मल लाइन के पहले है, ये नॉर्मल लाइन हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल लाइन मैंने यहाँ पे खुद ड्रॉ की थी। नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल टू द पाथ। इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया है वहां पर हम एक नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन था वो इस परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग था, यहाँ जो एक्सीलरेशन था इट वाज ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन। यहाँ जो एक्सीलरेशन था वो इस नॉर्मल लाइन के अहेड था, यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो इस नॉर्मल लाइन से पहले है। अगर इस सिचुएशन में हम क्या करें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट
और पैरेलल कंपोनेंट ड्रॉ करें तो अब क्या होगा, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल लाइन है और ये जो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो इस लाइन वेलोसिटी लाइन के पैरेलल है। तो अब आप देखें कि अगर मेरे पास ये जो वेक्टर है ए, तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये वाला है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो ये वाला है, पीछे की तरफ है, ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि दोनों का ऐड करें तो वापस ये वाला वेक्टर आना चाहिए। पहले जो पैरेलल वेक्टर था वो ये वाला था पिछले वाले केस में, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला था। अब पैरेलल कंपोनेंट इस वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट है, और अब याद करें जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होता था तो उससे क्या होता था, मैग्नीट्यूड कम होती थी। तो इस केस में क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यस, तो उससे क्या हो रहा होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। क्या पैरेलल कंपोनेंट है, यस, लेकिन ये पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, वेलोसिटी का ऑपोजिट है, उस लाइन के तो अलोंग है लेकिन वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रही होगी। तो सेंट्रल आइडिया क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है 5 और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो जब बॉडी मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू 5 5 5 ही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। अगर यहाँ इस तरह से एक्सेलरेशन है कि ये नॉर्मल लाइन के हेड है और वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, अब अगर आप इस एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट देखेंगे तो वेलोसिटी के अलोंग है, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है बढ़ेगी। तो यहाँ 5 है, फिर अगले पॉइंट पे 7, फिर 9, फिर 10, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बढ़ रही होगी और डायरेक्शन तो चेंज हो रही है क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है। इस केस में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 5 है तो अगले पॉइंट पे क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट है तो 3, 2, 1 इस तरह से हो रही होगी। लेकिन इस केस में बॉडी स्लो डाउन हो रहा होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है फॉर द रोवर ऑफ एग्जांपल 3.1 एंड 3.2 find the parallel and perpendicular components of the acceleration at time t is equal to 2.0 सेकंड। तो आपको याद है हमने टाइम t is equal to 2.0 सेकंड में पिछले वाले पार्ट में एक्सेलरेशन मालूम किया था, और अगर आप याद करें तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी वो 0.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। अब उसको देखिएगा। ओके, अब हमें क्या देखना है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान का एंगल देखना है। हमने जो एंगल कैलकुलेट किया था 149 डिग्री ऑफ द एक्सेलरेशन एट टाइम t is equal to 2.0 सेकंड, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और हम लोगों ने एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी वेक्टर का भी एंगल देखा था, 128 था, लेकिन हमें इन दोनों के दरमियान का एंगल चाहिए। तो वो कैसे आएगा, 149 में से 128 को माइनस करेंगे, 149 में से 128 को माइनस करेंगे तो 21 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज एंगल 21 बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर्स। अब आप क्या करें, अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपके पास दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ए पैरेलल क्योंकि ये वेलोसिटी के पैरेलल है, इसको आप क्या बोलेंगे, ए परपेंडिकुलर क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और आप देखें ये जो एंगल है 21, ये इसका एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो ये ए पैरेलल कैसे आ जाएगा, ए कॉस थीटा से, और ये ए परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा, ए साइन थीटा से। तो ये ए कॉस थीटा में ए कॉस 21 आएगा और ए कितना था, हम लोगों ने मालूम किया था 0.58, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0.54 आ जाएगा, और ए परपेंडिकुलर ए साइन थीटा आ जाएगा और ये 0.21 आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो ए पैरेलल पॉजिटिव आ रहा है और ए पैरेलल की डायरेक्शन वही है जो कि v2 की डायरेक्शन है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। तो आप देखें यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा थी, और यहाँ पे और ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के पैरेलल होगा, लेकिन यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 पर देखें तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है, टाइम t इक्वल टू 0 पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो रोवर वाली एग्जांपल है उसमें हमने देखा कि एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट्स हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और रोवर अगर आप देखें तो इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है और वो ये है कि एक स्फीयर है, जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो आपको पता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है, ये फास्ट होता है और फास्ट होता है और फास्ट होता है। फिर क्या करता है, ये जंप करता है और फिर ये यहाँ पे आता है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू और बढ़ती है और बढ़ती है, और यहाँ पे ये फास्टेस्ट होता है ई पॉइंट पर, और जब ये आगे जाता है तो उसको रुकना भी होता है, तो इसका जो रैंप है उसको अप कर देते हैं, रैंप अप, उससे क्या होता है, ये स्लो डाउन होता है। तो पहले आप एक वीडियो देखें तो यहाँ पे आपको एक स्फीयर नजर आएगा, ये जंप लगा रहा है और ये नीचे आ रहा है और फिर ये फास्ट हो रहा है, फिर यहाँ नीचे ये फास्टेस्ट होगा और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो इसमें क्वालिटेटिवली हमने देखना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, फास्ट हो रहा है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट होगा, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। पॉइंट डी पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कर्व पाथ है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और यहाँ पे फास्ट हो रहा है,
तो एक्सीलरेशन जो वेक्टर होगा वो इस नॉर्मल वेक्टर के अहेड होगा। अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको एक पैरेलल कंपोनेंट भी नजर आएगा। इस पैरेलल कंपोनेंट ने इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करवा रहा होगा। और पॉइंट ई पे आप लोगों को एक्सीलरेशन का कोई पैरेलल कंपोनेंट नजर नहीं आएगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इस वक्त सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। और पॉइंट एफ पे ये देखें आप, जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो इस नॉर्मल से पहले है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इधर और इधर, तो अब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन अब जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इस वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट है। इसका मतलब है स्लो डाउन हो रहा है। तो ये जो हमारे पास स्केयर है, इसकी मोशन के दौरान यहाँ पे एक्सीलरेशन का सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट है, और अगर कहीं बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन का ना पैरेलल कंपोनेंट होगा ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि ये जो स्लोप डाउनवर्ड है और उसमें क्या होता है कि वेलोसिटी हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती है। तो सेंट्रल आइडिया हो गया कि पैरेलल कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करते हैं। अगर आप याद करें तो हमने वन डायमेंशनल मोशन में इस तरह की इक्वेशन ड्राइव की थी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू थी और ये एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइम पर पोजीशन की एक्सप्रेशन थी, एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करने की एक्सप्रेशन थी। इस तरह से हम वाई के लिए और जेड के लिए लिख सकते हैं। तो अगर हमें इनको थ्री डायमेंशन में लिखना हो तो थ्री डायमेंशन में हम वी एक्स वी वाई वी जी तीनों को ऐड करेंगे वेक्टर वाले तरीके से, तो वी आ जाएगा और ये वी नॉट आ जाएगा और ये ए आ जाएगा और ये टी वैसे ही रहेगा। तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं वी एक्स वी वाई वी जी, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं वी नॉट एक्स वी नॉट वाई वी नॉट जी, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई ए जी। तो ये जो एक इक्वेशन है ये बेसिकली तीन इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे जब वन डायमेंशन की बात कर रहे थे अलॉन्ग एक्स, तो जो कोऑर्डिनेट था वो एक्स था। इस तरह y की बात हो सकती थी z की, लेकिन हम यहाँ पे r पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे। r के तीन कंपोनेंट्स हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इनिशियल पोजीशन r नॉट होगी और इनिशियल वेलोसिटी जो है v नॉट होगी एज वेक्टर, और जो एक्सीलरेशन होगा वो a होगा। और आपको याद है कि यहाँ एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये है वेलोसिटी की इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। तो ये एक इक्वेशन नहीं है, तीन इक्वेशन हैं, और ये हमारे पास पोजीशन की एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन थ्री डायमेंशन। तो ये भी एक इक्वेशन नहीं है, थ्री इक्वेशन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल प्रॉब्लम है 4.1 और ये हेलिडे रेस्टिंग क्रेन का है। मैं पढ़ के आपको सिर्फ हिंट दूंगा और आप लोगों ने इसको फिर खुद अटेम्प्ट करना है। स्टारशिप एंटरप्राइज इज कोस्टिंग थ्रू स्पेस वेयर ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। कोस्ट का वर्ड हम आमतौर पर उस पर यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जब आप इंजन की कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे होते और जो कोई भी जहाज वगैरह है वो एक कांस्टेंट स्पीड से आमतौर पर मूव कर रहा हो, और कोई भी जहाज वगैरह है वो इस तरह से मूव कर रहा हो कि उसको ज़्यादा एफर्ट ना लगानी पड़ रही हो, तो उसके लिए हम कोस्ट की बात करते हैं। ओके, और ये जो स्टारशिप एंटरप्राइज है ये साइंस फिक्शन का एक स्टारशिप है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के डिटेल में ज़्यादा नहीं जाए। सडनली द शिप इज ग्रिप्ड बाय अ ट्रैक्टर बीम। तो ट्रैक्टर बीम क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देखें ये इस तरह की बीम आपने देखा होगा स्टारशिप्स में, साइंस फिक्शन मूवीज में, कि ये बीम होती है और ये बंदे को ऊपर ले जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ये एक बीम है, लाइट बीम, और ये एक जहाज को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये ट्रैक्टर बीम कहलाती है। कि आमतौर पर ट्रैक्टर जो है वो चीज़ों को खींचता है, तो ये ट्रैक्टर बीम जो है वो दूसरे स्टारशिप्स वगैरह को खींचती है अपनी तरफ। अभी तक रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका माइक्रोस्कोपिक वर्जन लैब में डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है। तो फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हमारे पास एक स्टारशिप थी और वो 15 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, और फिर क्या हुआ कि सडनली द शिप इज ग्रिप्ड बाय अ ट्रैक्टर बीम। अचानक क्या है कि ये जो ट्रैक्टर बीम है, बीम यानी कि लाइट, वो इसको ग्रिप करती है, इसको अपनी तरफ खींचती है, विच पुल्स इट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी। तो ये स्टारशिप जिस डायरेक्शन में जा रही थी ओरिजिनली 15.0 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि is pulled in a perpendicular direction to its original velocity and gives it an acceleration 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दैट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आफ्टर द ट्रैक्टर बीम हैज एक्टेड फॉर 4 सेकेंड्स, तो ये जो ट्रैक्टर बीम है ये 4 सेकेंड तक इसको एक्ट करती है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड गुजरा, 2 सेकेंड गुजरा, 3 सेकेंड गुजरा, 4 सेकेंड तक ये ट्रैक्टर बीम इसके ऊपर ऐसे ही अप्लाई कर रही है। तो उससे क्या होगा,
आपको शायद पता है कि अगर एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन है तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ खड़े हो और कोई आपको धक्का दे इस डायरेक्शन में तो आप उधर ही जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से तेजी से भागते हुए आ रहे हैं और फिर आपको यहाँ पे कोई धक्का दे तो आप उधर नहीं जाएंगे, बल्कि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि स्टारशिप शुरू में इस डायरेक्शन में आ रही है और अचानक से यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रैक्टर बीम है इसको इस तरफ इसने खींचा और उसकी वजह से इस डायरेक्शन में इसमें इतना एक्सेलरेशन आया। तो ये नहीं है कि ये जो स्टारशिप है ये इधर फौरन से चली जाएगी, क्योंकि इसके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनर्शिया था, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग भी मूव नहीं करेगी और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव नहीं करेगी, बल्कि एक दरमियान का कोई पाथ होगा इस तरह से। और ये 4 सेकंड तक ये काम जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, after the tractor beam has acted for 4 seconds, the Enterprise fires its engine and gives the ship a constant acceleration of 18.0 km per second square in the direction parallel to its original motion। तो ये इस ओरिजिनल मोशन के पैरेलल एक एक्सेलरेशन आ गया। तो 4 सेकंड के बाद, फॉर एग्जांपल ये जब टाइम 4 सेकंड गुजरे तो अब जो इसके इंजन है, पहले जो था ये कोस्ट कर रही थी। कोस्टिंग का मतलब ये था कि शायद इंजन ऑफ था, प्यार मोहब्बत से आगे की तरफ जा रही थी। और 4 सेकंड के बाद क्या हुआ कि इसने इस डायरेक्शन में 18.0 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया है। इसके इंजन की वजह से इस स्टारशिप में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, यानी ये इधर भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी 4.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उस ट्रैक्टर बीम की वजह से मौजूद है। और फिर ये क्या कहते हैं, आफ्टर एन एडिशनल 3.0 सेकंड, जब 3 सेकंड मजीद गुजरे यानी कि 5, 6, 7, तो कहते हैं कि बोथ द इंजन एंड द ट्रैक्टर बीम स्टॉप ऑपरेटिंग। तो ये टोटल 7 सेकंड के बाद ये जो ट्रैक्टर बीम और इंजन दोनों ने ऑपरेट करना छोड़ दिया। एंड द शिप इज अगेन कोस्टिंग, और फिर ये शिप कोस्ट करने लगे, यानी कि अब फिर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही और ये उस स्पीड से मूव कर रही है जिस स्पीड को यहाँ तक इसने अचीव किया होगा। देखते हैं, फाइंड द शिप्स वेलोसिटी एट दैट टाइम इन इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द लोकेशन वेयर द ट्रैक्टर बीम वाज फर्स्ट अपीयर्ड। तो जैसे ही ट्रैक्टर बीम अपेयर हुई है उसके रेफरेंस से आपने बताना है कि अब स्पेसशिप कहाँ पे है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी का मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपने 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है। पहले आपने 0 से 4 सेकंड तक इसको सॉल्व करना है, जिसके लिए आप इनिशियल पोजीशन वो चूज करें जहां पे ट्रैक्टर बीम फर्स्ट अपेयर हुई थी। इनिशियल पोजीशन 0 होगी, AX 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अभी इंजन ऑन नहीं हुआ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 15.0 किलोमीटर पर सेकेंड है एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। फिर आप लोगों ने 4 से 7 सेकंड तक इसको सॉल्व करना है, और उसके जो इनिशियल पोजीशन होगी इस 4 सेकंड पे, वो इस पार्ट की जो फाइनल पोजीशन होगी वो इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और इस केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। फिर आप दोबारा से यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह यूज करेंगे, और फाइनली आप लोग जो है वो पोजीशन मालूम करेंगे, जिसमें आप जो दोनों इन्फॉर्मेशन हैं एक्स और वाई उसको कलेक्ट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जिसको हमने पहले एंगल अल्फा बोला था यहाँ पे उसको थीटा बोल रहे हैं, उस थीटा को कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये जो आपके पास है टाइम t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, टोटल वेलोसिटी ही अलॉन्ग एक्स थी, इसलिए इसको v0 बोला हुआ है। और जैसे जैसे टाइम गुजरा तो वैसे वैसे ये इसका पाथ है। आपने टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पे देखा होगा और 7 सेकंड पे देखा होगा, बीच में अगर आप 1, 2, 3 सेकंड पे भी देखें, और तो ये आपके पास जो स्टारशिप है इसका ये पाथ है। तो शुरू में ये प्योरली अलॉन्ग फॉर एग्जांपल एक्स मूव कर रही थी, और जो आपके पास ट्रैक्टर बीम है उसके जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की वाई थी, और उसकी वजह से हमारे पास ये टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड तक उसका पाथ इस तरह से हुआ। आप देखें यहाँ पे इसकी जो टेंडेंसी है वो ऊपर की तरफ जाने की हो रही है, लेकिन टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पर इसने अपना इंजन ऑन किया, और जैसे इंजन ऑन किया तो फिर अब ये इसकी वाई डायरेक्शन की तरफ जाने की टेंडेंसी कम हो गई है। और जब टाइम t इक्वल टू 7 सेकंड आया, यहाँ पे इंजन जो है वो ऑफ हो गया और ट्रैक्टर बीम भी यहाँ पर उसने काम ऑपरेट करना बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे इसकी ये वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी और ये इसकी पोजीशन होगी, ये इसके लिए उन्होंने आर यूज किया, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इस प्रॉब्लम में आप लोगों ने v मालूम करना है और आप लोगों ने r मालूम करना है कि वो कहाँ पे गया। तो ओरिजिनली जो बॉडी है वो अलॉन्ग x मूव कर रहा था और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आया, और बाद में एक एक्सेलरेशन जो था वो अलॉन्ग x था और दूसरा जो एक्सेलरेशन था वो अलॉन्ग y था। तो इस प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और मैं जो असाइनमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा उनको भी आप देखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।